हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूं ये टारगेट सीरीज आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, फर्स्ट क्लास तरीके से चल रही है। और ऑल्टरनेटिवली ऑब्वियसली हम सीएमए फाउंडेशन का जो कंटेंट है वो भी टारगेट सीरीज में कवर कर रहे हैं। और अब लगभग दोनों के कॉमन टॉपिक जो है साथ साथ हमारे दोनों सीरीज में चल रहे हैं। ओके, आज दोस्तों हम शुरू करेंगे अपना पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, और आज हमारा डे 6 है टारगेट सीरीज का सीए फाउंडेशन के लिए। ओके, यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिमांड सप्लाई ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं बेसिकली यूटिलिटी और आईसी के बाद भी ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो हम इनको रैपिड फायर बेसिस पर जैसा कि कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। प्लस आपकी कोई क्वेरी या डाउट अगर रेज हो रहा है तो आपने उसको भी क्लियर करा है। ओके, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जब जब आप ये इस तरह से रिवीजन कर रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहें। हालांकि मैंने आपको बताया कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से ओके मैं अपनी एक एमसीक्यू सीरीज अलग से वो भी निकालूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये अपना जो कंटेंट है वो कवर करना होगा। तो अगर साथ साथ आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे सामने यही क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। हालांकि ऑलरेडी हमें इस चीज का जो आइडिया है आपको डेफिनेटली होगा, लेकिन आओ पूरा का पूरा समझते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया। थ्योरी ऑफ डिमांड में सिंपल से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमने पढ़ा वो लॉ ऑफ डिमांड था। और उस पूरे चैप्टर में हमने क्वांटिटी डिमांडेड को या कहीं आप डिमांड को विद रिलेशन टू प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्पेशली क्या रिलेशन होता है वो हमने समझा। और वो बड़ा सिंपल था कि शायद प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी ज्यादा। ये रिलेशनशिप हमने देखी थ्योरी ऑफ डिमांड में। ओके, अब यहां पर हमारे सामने जो ये वर्ड है इलास्टिसिटी वर्ड आ जाता है। इलास्टिसिटी को अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में, मतलब मैं इंग्लिश की मीनिंग में इकोनॉमिक्स में लेकर नहीं आ रहा, इंग्लिश की सिंपल सी मैं अगर डेफिनेशन देखूं या उसका कंसेप्ट देखूं, तो जो खिंचाव है, जो लचीलापन है, उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रबड़ है। ओके, ये रबड़ जब से आप घर में भी होगी, आपने देखा होगा, कभी खींचा होगा, छूटा तो बहुत तेज लगता भी है ना। तो जब आप उसे खींचते हो तो कोई चीज, मतलब रबड़ की बात कर रहा हूं, अगर कोई रबड़ रबड़ बैंड ज्यादा खींच रहा है तो हम बोलेंगे ये बहुत ज्यादा खींच रहा है, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, इलास्टिक ज्यादा है। ठीक है, और अगर कोई कम खींच रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें इलास्टिसिटी जो है इसकी वो कम है, इसमें खिंचाव कम है। अक्सर हमारे जो बैंड्स होते हैं, पैंट्स होती हैं, हमारी ड्रेसेस होती हैं, उसमें भी वो इलास्टिक वाली चीज जो है वो रहती है। ओके, तो दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी। इसका डिमांड में क्या लेना देना है? देखो, आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ ली कि सर प्राइस अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पूरे थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट आपका 100% तरीके से कवर है। लेकिन अगर मैं इस रिलेशनशिप को, मैं इस एग्जांपल को या इस कंसेप्ट को नंबर्स की फॉर्म में ले जाऊं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ले जाऊं, तो मुझे इलास्टिसिटी के थ्रू इस एग्जांपल को, इस रिलेशनशिप को जज करना पड़ेगा। कैसे? आपने बोला प्राइस बढ़ गया, हाँ जी सर प्राइस बढ़ गया, हमने एग्जांपल जो एज्यूम करा। अच्छा, प्राइस बढ़ गया कितने से? सर 10 रुपए से बढ़ गया। अब 10 रुपए से प्राइस बढ़ गया, हमें पता है कि क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, लेकिन कितने से कम होगी? वो भी 10 यूनिट से कम होगी, 8 यूनिट से कम होगी, 12 यूनिट से कम होगी। कैसे होगी? कितने से कम होगी? ओके, आपने बोला सर प्राइस जो है कम हो गया। अच्छा, कितने से कम हो गया? सर 20 रुपए से प्राइस गिर गया, चावल का प्राइस 20 रुपए गिर गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ जी सर बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 100 किलो बढ़ जाएगी, 200 किलो बढ़ जाएगी, 400 किलो बढ़ जाएगी, कितना बढ़ेगी? तो ये जो रिलेशनशिप है इसको नंबर्स की फॉर्म में स्टडी करना ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। ओके, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखें, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव, डिग्री का मतलब एक वैल्यू, एक नंबर, ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड, परिवर्तन, चेंज, ओके, ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, कुछ चीजें बदल रही हैं, डिमांड के कुछ फैक्टर्स बदल रहे हैं। कौन बदल रहा है जरा बताओ? कमोडिटी का खुद का प्राइस बदल सकता है, कंज्यूमर की इनकम बदल सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जैसे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड थे
वो बदल सकते हैं, उनमें चेंज आ सकता है, उनकी वजह से प्राइस में चेंज हुआ। प्राइस में कमोडिटी के, भाई मान लीजिए ये पेन है 100 रुपए का है, ये 100 से 90 हो गया या 110 हो गया, प्राइस चेंज हो गया, उसकी वजह से इस पेन की डिमांड चेंज हो गई। कितनी चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, कितना रिस्पॉन्ड करा, वो वैल्यू निकालना, वो वैल्यू निकालना इज व्हाट आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, आपका पॉकेट मनी चेंज हो गया, हो सकता है बढ़ गया, हो सकता है कम हो गया, तो आपके डिमांड में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, इनकम की वजह से कितना चेंज आएगा, ये निकालना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इस पेन का प्राइस सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा साथी पेन है ये सस्ता हो गया या महंगा हो गया, ओके, इसकी वजह से इसकी डिमांड पे कितना असर पड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से पता लगाना। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हुआ, फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से डिमांड पर कितना असर पड़ा है, जरा निकालो, वो नंबर निकालो। अरे भाई तू अटक क्यों रहा है बार बार, ठीक है, वो नंबर निकालो जरा, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गॉट द पॉइंट? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम। क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम? क्योंकि किसी फैक्टर में चेंज हुआ है, ठीक है, और यही हमें पढ़ना है। अगर प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में चेंज होता है, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे क्या बोला जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको दोस्तों ईडीपी से भी डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पी मतलब वो इंडिकेट कर रहा है प्राइस इज द फैक्टर। इनकम की वजह से हो तो ऑब्वियसली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, और इसको ईडी वाई से डिनोट कर लेते हैं। वाई मतलब इनकम का सिंबल होता है। और अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से, वो सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, तो इसको बोला जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको हम ईडी सी से डिनोट कर सकते हैं जब भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ओके। सो आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन क्लियर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी रिस्पॉन्ड चेंज डिमांड में हुआ है, उसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। वैल्यू निकालना सीखेंगे कैसे निकलेगी, लेकिन क्यों हुआ है सर? डिमांड में चेंज होने के कोई ना कोई फैक्टर्स तो होंगे, तो वो फैक्टर्स जो स्पेशली नंबर फॉर्म्स में हमारे सामने, प्राइस की वजह से हो सकता है, इनकम की वजह से हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से हो सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कितने तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाला जाएगा, तो उनकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले है ईडीपी, ठीक है। ईडीपी क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। इट इज, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, इट इज व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी से डेफिनेशन बनाएंगे, इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड से ही हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे? इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। बस थोड़ा जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसी तरीके से जब ईडी वाई बोलो, ईडी वाई का मतलब बताओ मेरे को जल्दी से सर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी भी सेम डेफिनेशन रहेगी, उसकी भी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन रहेगी। इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस की जगह आप लिखेंगे सर चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये चेंज हो जाएगा। और जब ईडीसी की बात करेंगे, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की वजह से, तो अगेन द सेम डेफिनेशन इज, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस है, इसकी जगह ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है दोस्तों, ये आ जाएगा। बराबर है? क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन। तो सर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है वो समझ लिया, और उसके जो टाइप्स होते हैं वो हमने समझ लिए। टाइप्स में, क्योंकि हमें नंबर्स फॉर्म में जाना होता है, न्यूमेरिकल नंबर्स में जाना होता है, तो यूजुअली ये 3 मेन फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, और इन्हीं के नाम पे हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया है, ठीक है। बहरहाल अभी तक हम सर थ्योरी की बात कर रहे थे, अब हम डेफिनेशंस वगैरह की बात कर रहे थे। तो सर आपने बोल तो दिया कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं डिमांड पर असर डालेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, डिमांड में परिवर्तन लाएंगे। कितना लाएंगे? अब इस कितने को लेकर ही हमें इसके न्यूमेरिकल
जो है वो समझने हैं, इनका जो न्यूमेरिकल कंटेंट है वो समझना है। वो कैसे होगा, आइए नजर डालते हैं। हमें ये तीनों कैलकुलेट करने सीखने हैं, ईडीपी भी, ईडीवाई भी, ईडीसी भी। जो ईडीपी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, मतलब इसके मेथड्स वगैरह अलग हैं और ज्यादातर न्यूमेरिकल इसमें से आते हैं। और अगर आपको एक समझ आ गया ना, तो बाकियों में फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसे, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। यहां पर मैं आपसे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन इंपॉर्टेंट मेथड है उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले है हमारा परसेंटेज मेथड। सबसे पहले क्या, हमारा परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, तीन मेथड होंगे। ओके, ये प्राइस इलास्टिसिटी के, दैट इज ओनली फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर प्राइस इलास्टिसिटी जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया, इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। रिस्पॉन्ड मतलब डिमांड में चेंज, कितना चेंज, वो चेंज आप इन तीन मेथड से निकाल सकते हो। बहरहाल एग्जाम में जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो ऑलरेडी मेंशन होगा कि आपको ये वाला मेथड लगाना है, या कुछ कंटेंट को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड लगेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज मेथड की। इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, और सिंपल, सारे सिंपल है वैसे तो, और न्यूमेरिकल इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा, ध्यान देंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ईडीपी जो भी आप लिख रहे हो, परसेंटेज मेथड में निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सिंपल सा आप फॉर्मूला लगाएंगे और आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें जो एक डिस्कशन रहती है और कई बार बच्चों के सवाल आते हैं, सर बुक्स में यहां पर एक माइनस लगा होता है, तो आप भी लगा सकते हैं। ये माइनस इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है कि प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उनमें जो चेंज हुआ है वो नेगेटिवली रिलेटेड होगा। और ये आप थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं। देखो, ऊपर आप बता रहे हो क्वांटिटी का चेंज, नीचे आप बता रहे हो प्राइस का चेंज। अगर प्राइस बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चेंज, लेकिन क्वांटिटी में तो नेगेटिव होगा, फिर माइनस का साइन आ गया। और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यहां पर प्राइस फॉल हो रहा है मतलब प्राइस का नेगेटिव चेंज है। तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों में से हमेशा कोई ना कोई एक माइनस में होगा ही होगा। तो ये फॉर्मूला आपको पहले लगाना है पहले लगा लो, बाद में लगाना बाद में लगा लो। बिना माइनस के आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, मैं उसी को प्रेफर करता हूं, क्योंकि एमसीक्यू है, प्रेजेंटेशन थोड़ी ना देखनी है, आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। खैर वो कैसे अभी करेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी का डेरिवेशन लेकर एक और फॉर्मूला बन जाता है, दोनों एक ही बात है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरीके से डाटा गिवन होगा। वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। और इसमें भी आप माइनस ये वाला लगा सकते हैं। तो परसेंटेज का भी लग सकता है, डेल्टा वाला भी लग सकता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि इसके क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में दोस्तों रिलेशनशिप होती है, उस पर अभी आऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ज्योमेट्रिक मेथड में हम डायग्राम की हेल्प से ईडी निकाल देते हैं। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं परसेंटेज मेथड को पूरा का पूरा दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं और उसको सॉल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके का, परसेंटेज वाला भी और आपका डेल्टा वाला भी, दोनों तरीके का आपको करवा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है कि प्राइस राइज फ्रॉम rupees 30 to rupees 42 as a result quantity demanded falls from मान लीजिए 400 यूनिट्स टू 320 यूनिट्स। अब सिंपल सा यहां पे, और हमें ईडी फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन मार्क, ईडी फाइंड करने के लिए बोला है। अब वहां पे ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो लॉजिक साफ है ना सर, प्राइस का इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो ईडीपी ही निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये कैसे सॉल्व होगा, बड़ा सिंपल है। ये क्वेश्चन आया,
आपको सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी परसेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन आए, इस तरीके का डाटा आए, या इवन अभी आगे चल के हम अरे भैया तार आजकल अभी आज बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, हाँ, आगे चल के अभी हम जो सप्लाई चैप्टर है वो पढ़ेंगे, उसमें भी इलास्टिक सप्लाई पढ़ा जाएगा, वटेवर। अगर इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपनी एक टेबल बना लीजिएगा। ये टेबल सही बन गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो गया। ये टेबल क्या है, ध्यान देंगे, प्राइस राइज हो गया 30 से 42 हो गया, ठीक है, और क्वांटिटी 400 से 320 हो गई, 320 हो गई। ओके, अब इस सिचुएशन में बोला गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दीजिए। आइए निकाल देते हैं। अब मैंने आपको दोस्तों दो फॉर्मूले बताए यहां पे कि ये वाला भी लग सकता है, ये वाला भी लग सकता है, परसेंटेज वाला भी, डेल्टा वाला भी। अब सर इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है? बहुत सिंपल यार, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं पर भी कुछ परसेंटेज नाम की चीज नजर आ रही है आपको? कुछ परसेंटेज नाम का यहाँ पे कुछ जंतु है? सर नहीं है। तो सीधी सी बात है, डेल्टा वाला फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सर माइनस का साइन, मैं माइनस का साइन नहीं लगाता, मैं इग्नोर करता हूं, अवॉइड करो, सीधी सी बात है, ठीक है, फिलहाल के लिए अवॉइड करो। सर डेल्टा क्यू क्वांटिटी का चेंज, ध्यान देंगे क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ? सर 80 का, ऊपर लिखो 80, हालांकि ये माइनस 80 है, 320 नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस होता है, लेकिन मैंने बोला भी इग्नोर करना है। डेल्टा पी, अरे बाप रे, डेल्टा पी की अगर मैं बात करूं, प्राइस में कितना चेंज हुआ? 14, ठीक है, इंटू पी कितना है आपका? पी और क्यू का मतलब होता है पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी। इधर आ गया 30, इधर आ गया 400। आओ इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, जितना भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। 30 से 42 में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 12 है, ठीक है, प्राइस का चेंज 14 नहीं 12 है, ठीक है। तो दैट्स इट, वैल्यू पुट हो गई। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 0 से 0 गया, ये सर आ जाता है यहां पर 5, ओके, ये आपका आया 6, तो 6 अपॉन 12, ये हाफ आ रहा है सर, सो आर आंसर इज 0.5। बस 0.5 ना लिखकर आपको माइनस का साइन लगा देना है और 0.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन आप सीधा बाद में लगा सकते हो, और आपको भी क्या लगाना है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिए कि सर हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं यहां से एक बार जरा हटा रहा हूं इसको, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करा और आपके जो ऑप्शंस थे वो ये थे, आपके जो ऑप्शंस थे एग्जाम में वो ये थे कि सर 2, 1, 0.5 और आपका मान लीजिए 0.8, ये ऑप्शन थे। तो सर सही आंसर क्या है? सर 0.5 है, ये रहा हमारा सही आंसर हुआ। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन गिवन होते कि -2, -1, माइनस माइनस ये गिवन होता तो ऑब्वियसली तब भी यही आंसर होगा। तो सर ये तो बड़े सिंपल है जज करना। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में जो आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से होते, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से होते कि सर 1 है, 0.5 है, -2 है और -0.5 है, ठीक है। अब दोनों आ गए 0.5 और आपका -0.5, तो हम किसको मानेंगे, हम क्या आंसर मानेंगे? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये नेगेटिव में वैल्यू जज होती है, नेगेटिव रिलेशन की वजह से, प्राइस और क्वांटिटी के नेगेटिव रिलेशन की वजह से वैल्यू जज होती है। तो अगर 0.5 होता तो हम उसे आंसर देते, अगर खाली -0.5 होता उसको आंसर देते, अगर दोनों है ना तो आपको इसी को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। इसमें आई थिंक आपको क्लैरिटी आई। चलो एक क्वेश्चन इसका और करते हैं आगे, परसेंटेज वाला देख लेते हैं। प्राइस फॉल्स बाय 15% एज अ रिजल्ट ऑफ, प्राइस फॉल हो गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड राइज फ्रॉम 180 यूनिट्स टू 216 यूनिट्स। आपको ईडी जो है कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ईडी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे आइए ध्यान दीजिए, आपको वही सॉल्यूशन में बता रहा हूं। मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले हमें प्राइस, ठीक है, और क्वांटिटी का कॉलम बना लेना है। सर प्राइस की इंफॉर्मेशन हमारे सामने ये है कि आपका 15% से प्राइस को वो कह रहे हैं कि फॉल हो गया, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, खाली पहला प्राइस दूसरा प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी लिख लीजिए सर 180 से ये 216 हो रही है, ओके। हमें ईडी निकालना है। अब ईडी के लिए सर वही दो फॉर्मूले, तो कौन सा लगाएं? अब देखो क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज नाम का
जो जंतु है वो दे रखा है, परसेंटेज नाम की आइटम दे रखी है। तो परसेंटेज के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज ईडी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके जी, ये आ गया। अब ईडी निकालना है, प्राइस मतलब नीचे वाली वैल्यू तो गिवन है, ओके, ऊपर वाली वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर किसी क्वेश्चन में दोस्तों आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालना पड़े तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और अगर डेल्टा पी निकालना पड़े, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना पड़े, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये दो फॉर्मूले लगा देंगे। तो प्राइस तो गिवन है, आओ क्वांटिटी निकाल लो पहले। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। क्वांटिटी का चेंज हमारा, अगर आप यहां पे देखो तो सर ये 36 आ रहा है, 36 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्यू मतलब पहले वाली क्वांटिटी 180 है ना, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस साइन प्लस साइन ये सब इग्नोर करो। आज मेरे पास कैलकुलेटर था, यहाँ पे कहा गया, खैर इसको कैलकुलेटर से तो ऐसे ही हो जाएगा। ये जीरो से जीरो काटा, ये भी काटा दो, 20% आ गया। अरे इसके लिए क्या मेरे को कैलकुलेटर चाहिए था। अब ये फॉर्मूला लगा दो सर, ईडी इक्वल्स टू, क्वांटिटी का चेंज सर 20% है, प्राइस का चेंज सर 15% है। आप इसको काटेंगे तो इट विल कम्स टू 1.33, और ऑब्वियसली यहां पर हम माइनस साइन अपना लगा देंगे। बराबर, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने। ऑब्वियसली ये अब जैसे हम कंसेप्ट क्लासेस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे 100% हमें एक्चुअली जो मेन क्लासेस हैं उसमें तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराता हूँ, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के आसपास तो मैंने ही करा रखे हैं। बाकी बच्चों को खुद भी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं 50-60 क्वेश्चन, तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली इस वाले सीरीज में उस चीज़ के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है 100% करना। बहरहाल तरीका यही है, पैटर्न यही है, इसी टाइप की चीज़ें हैं। अब उसके बाद तो दोस्तों पहला मेथड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में मैं आपको, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज जो है पहले वो समझाना चाहता हूं, फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पर आएंगे। वो क्या है, ध्यान दीजिए जरा। देखिए, अब ये आपने दो क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। दो क्वेश्चन में आपका, आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो रोक कर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन बिटवीन कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहरहाल मैं क्या समझाना चाहता हूं, अभी आपने दो क्वेश्चन सॉल्व करे, एक में आंसर आपका आया 0.5, एक में आया आपका 1.33। तो अलग अलग दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। हमारा फॉर्मूला क्या है सर, हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना, ये फॉर्मूला था। मान लीजिए प्राइस में 10% का चेंज हुआ, कितने का, 10% का, प्राइस बढ़ गया मान लीजिए 10% से, नीचे वाली वैल्यू, प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। नहीं हुई, नहीं हुई। नमक के केस में ऐसा होता है ना, नमक का कितना प्राइस कम हो जाए, कितना कम हो जाए, लगभग क्वांटिटी सेम ही रहती है। अब इसको सॉल्व करने बैठे तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया, तो 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही ठीक उस तरीके से, ठीक है, यह भी हो सकता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन क्वांटिटी 10% से बढ़ गई, है ना, या चेंज हो गई, कम हो गई, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब आइसक्रीम का प्राइस सेम ही था लेकिन सर्दियां शुरू हो गई तो लोगों ने डिमांड करना कम कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, इन्फिनिटी भी आ सकता है। ऊपर नीचे दोनों में 10-10% का क्या नाम है, चेंज है, तो आंसर जो है ऑब्वियसली आपका 1 भी आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, 1 से 0, 1 भी आ सकता है, इन्फिनिटी, कुछ भी आंसर आ सकता है। मैं बस क्या कहना चाहता हूं, अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं और आंसर आता है 1, आंसर क्या आता है, 1 आता है, इसे कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक। ऐसे डिमांड को क्या कहा जाता है, यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है, ठीक है। ये डिग्रीज है, बेसिकली हम नाम दे रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं एक सिचुएशन का, कि आंसर अगर 1 आए मतलब प्राइस और क्वांटिटी में सेम ही चेंज है, उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। लेकिन जब अभी हमने 0 देखा था नमक वाले केस में,
ऐसी सिचुएशन को बोला जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोला जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब खिंच ही नहीं रही या कम खिंच रही है। परफेक्टली मतलब यार भैया खिंच ही नहीं रही, कोई चेंज ही नहीं हो रहा डिमांड में। तो नमक की डिमांड में चेंज ही नहीं हुआ था। और इन्फिनिटी को क्या बोला जाएगा? इन्फिनिटी को बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। खींचे ही खींचे जा रही है भैया, इसका तो कोई अंत ही नहीं निकल के आ रहा। परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दो केसेस इनके बीच के हैं, दो केसेस इनके बीच के हैं। एक तो ये कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम है, मतलब 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। ये कब होगा सर? सर ऑब्वियसली जब क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है और प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है, ये तब होगा, है ना। भाई प्राइस बदला 20%, 30%, क्वांटिटी 5%, 10% से चेंज हो रही है। नॉर्मली जो लग्जरी कह रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उसमें ऐसा होता है। भाई दाल चावल महंगे हो गए, सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई, तो कंजम्पशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज आ जाता है। अभी टमाटर महंगे हुए थे, है ना, टमाटर का प्राइस कहाँ 300 रुपए था, 300 से 200 रुपए पहुंच गया, तो कितना 500-600% प्राइस बढ़ गया। लेकिन डिमांड बनी रही ना, मतलब बनी रही से मतलब कम हो गया थोड़ा कंजम्पशन, लेकिन खरीदा तो फिर भी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल जीरो हो गई। तो ऐसे केस में इसको बोला जाता है इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोला जाता है? इनइलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ईडी एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, 2 आए 3 आए, ऐसा कब होगा सर? जब क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है प्राइस से। त्योहारों के टाइम पे यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है। लग्जरी गुड्स के केस में, कंफर्ट गुड्स के केस में अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। कोई चीज थोड़ी सी सस्ती हो गई, डिमांड उसकी बहुत बढ़ जाती है ना। इस कंडीशन में इसको बोला जाता है इलास्टिक डिमांड या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, तो ये 5 अलग अलग कंडीशंस हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो हम नामकरण करते हैं। भाई ये वाली सिचुएशन को इलास्टिक बोलेंगे, ये वाली सिचुएशन को यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। इट इज द डिफरेंट केस। ओके, अब यहां पर इनके बेस पर ही हमें आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना होता है। परसेंटेज मेथड की तरह टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कोई वर्किंग नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है ना, कोई ज्यादा इसमें न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हैं, सीधा रिलेशनशिप जज करते हैं। कैसे? पहली बात तो ये समझ लीजिए इसमें कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है। देखो अभी आपने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले जब न्यूमेरिकल्स करे तो प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सॉल्व करा था, है ना। प्राइस और क्वांटिटी का कॉलम बनाया। दोस्तों अगर आप प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। भाई आपने ये पेन 10 रुपए का था, आपने 5 पेन खरीदे, तो 10 रुपए और 5 क्वांटिटी, तो कितना पैसा खर्च कर दिया? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना 50 रुपए से, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को देखना है, क्वांटिटी को इग्नोर करना है। क्वांटिटी का रोल सिर्फ इतना है कि उसका यूज हम टोटल एक्सपेंडिचर को निकालने में करेंगे। दोस्तों 3 केस हैं सिंपल से, प्राइस एंड क्वांटिटी, सॉरी माफ कीजिएगा, प्राइस एंड, पहला केस है आपका प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में अगर नो रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी में अगर नो रिलेशन है, तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर होगा 1। हमारा क्या आंसर होगा? 1। ईडी इज इक्वल्स टू 1। ये क्या, मैं इसके पूरे एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर नो रिलेशन, ईडी इज इक्वल्स टू 1। सर इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक। हाँ जी, अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव रिलेशन है दोनों में, तो ईडी मानी जाएगी 1 से ज्यादा। ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिक डिमांड। सर नेगेटिव तो ग्रेटर देन 1, उससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है, वैल्यू नहीं है वो। और अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है तो ईडी 1 से कम मानी जाएगी, मतलब इनइलास्टिक मानी जाएगी।
ये सिर्फ ये 3 केस है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के। सर प्लीज थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल करेंगे यार, ऐसे क्यों नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, आपसे बोला गया प्राइस है क्वांटिटी है। प्राइस जब 10 रुपए था तो क्वांटिटी 50 रुपए थी, ठीक है। प्राइस जो है घटकर, प्राइस जो है घटकर मान लीजिए 5 रुपए हो गया, तो क्वांटिटी बढ़कर 100 यूनिट हो गई, है ना। इस तरह से टेबल दिया हुआ है। अब इसमें चाहे तो अगर परसेंटेज मेथड बोला जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, सॉल्व इसको कर सकते हो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, आपने क्या करा, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करा। ये भी 500 आ रहा है, ये भी 500 आ रहा है। अब ध्यान दो, प्राइस क्या हो रहा है सर, प्राइस कम हो रहा है, लेकिन प्राइस कम होने का टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं पड़ रहा, मतलब नो रिलेशन। ऐसे केस में आपको ईडी को 1 बताना है कि इट इज यूनिटरी इलास्टिक। पहला केस। दूसरा केस, सर प्राइस 10 रुपए था, क्वांटिटी 50 थी, प्राइस 8 रुपए हो गया, प्राइस कम हो गया, तो जो क्वांटिटी है वो बढ़कर मान लीजिए 70 हो गई, 70 हो गई। ओके जी, हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है सर। इन दैट केस इट इज 500 एंड इन दैट केस इट इज 56, मतलब 560। क्या देखा सर, प्राइस कम हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। प्राइस कम, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा। सर इट इज अ नेगेटिव रिलेशन एंड इन दिस केस ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसे इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा, ठीक है। ये रूल है बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड का। एलैबोरेशन तो देखिए वो अभी पॉसिबल नहीं है, वो मेन क्लासेस में होती है। अगला एग्जांपल, प्राइस 10 है, ये 50 है, प्राइस घटकर 8 रुपए हुआ, क्वांटिटी बढ़ी 60 हो गई, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है हमें। इसके समय दोस्तों ये आया 500, ये आया 480। अगर आप देखें प्राइस कम हो रहा है सर, हाँ जी सर कम हो रहा है, अरे ये तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, ये तो पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे केस में ईडी इज लेस देन 1, दैट्स इट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फॉर्मूला, नो वर्किंग, नथिंग, जस्ट हमें एक तरफ प्राइस और एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर, इनकी रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड आउट करना है और बस काम हो जाएगी, बात हमारा बन जाएगा, ठीक है। काम हो जाएगी, काम हो जाएगा, बात हमारी बन जाएगी। उल्टा हो गया भाई, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग थोड़ा सा, पर चलो एडजस्ट कर लेना। समझ आ गया, ये हमारा तीसरा मेथड हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा मेथड हुआ। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मेथड पे। जब ज्योमेट्री हमारे सामने आती है तो हम जानते हैं सर ज्योमेट्रिक मेथड, कुछ डायग्राम वगैरह, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब हम बनाते थे। बस वही कुछ बनाना है और उससे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? ज्योमेट्रिक मेथड में डिमांड कर्व का इस्तेमाल करा जाएगा। यहां पर भी कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, फिर फॉर्मूला है छोटा सा, कहने का मतलब न्यूमेरिकली कुछ नहीं करना। यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये छोटा सा फॉर्मूला होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी। सर कैसे? प्लीज इलेबोरेट। आइए देखो, आइए इसको भी अरे इलेबोरेट करते हैं, ध्यान दें। देखिए आपने एक्स एक्सिस 0 y, यहां पर प्राइस आ गया, यहां पर क्वांटिटी आ गई, ये आपने डिमांड कर्व ड्रॉ करा। डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। आपने बोला कि सर ये डिमांड कर्व है, मुझे इस पॉइंट पर, मुझे इस पी पॉइंट पर जरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके बताइए। इट्स वेरी इजी। ये पी पॉइंट ठीक है, लेकिन उससे पहले आप डिमांड कर्व को एक नाम दे दीजिए, ए बी। इसको ए पॉइंट आपने बोल दिया, इसको बी पॉइंट आपने बोल दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला सर आपने हमें बता दिया है, इट्स लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। बराबर है बात? हाँ जी सर बराबर है। लोअर सेगमेंट पी पॉइंट से देखिए, पी पॉइंट इसका लोअर सेगमेंट क्या है, पी से लेके बी तक, इट्स पी बी। और अपर सेगमेंट क्या है, ए से लेके पी तक, ए पी। अब क्या करना है आपको, इनको मेजर करना है। स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में वैल्यू गिवन हो, बट आप मेजर भी कर लीजिए स्केल से। एपी को आपने मेजर करा, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई। आपने एपी को मेजर करा, फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम कर रहा हूं कि इसकी 5 सेंटीमीटर आई, ठीक है। सॉल्व कर दिया आपने, 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.4, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइन हो जाती है। खत्म। सर ये तो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, अगर मान लीजिए जो कर्व है वो इस तरीके से होता, वो अपना सर्कुलर मतलब हाइपरबोला शेप में होता,
और आपको ये पॉइंट दिया गया कि पी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। अब कैसे निकालोगे सर? क्या डिमांड स्केल को तोड़ मोड़ के अपना इस तरीके से है इसकी तरह बनाना पड़ेगा? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इस पॉइंट पर स्केल की हेल्प से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे बढ़िया तरीके से, है ना। अब इस कर्व को भूल जाओ, जो भी कुछ करना है इसके साथ करना है, इस जो आपका टेंजेंट आई है, सेम वही फॉर्मूला लगा दो, इट्स पीबी डिवाइडेड बाय एपी, मैंने नाम सेम ही लिए। मान लीजिए आपने पीबी को मेजर करा, सर ये 3 सेंटीमीटर आया, आपने एपी को मेजर करा, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 5 सेंटीमीटर आया, 0.6 आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों केस आपके सामने कुछ भी आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए या कर्व आ जाए, कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर्व होगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, बात बन जाएगी। हाँ, इतना याद रखिएगा कि ये जो ए पॉइंट है सबसे ऊपर, इस पर इंफिनिटी होती है, ठीक है, इंफिनिटी होती है, और अगर आप बी पॉइंट पर निकालेंगे तो इस पर 0 होती है। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं ना डिमांड कर्व पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। इसको करके देखना कैसे, एक पॉइंट यहां लेना, एक पॉइंट यहां लेना और निकाल के देखना कि ईडी कितनी आ रही है। बराबर दोस्तों, तीनों मेथड हमने देखे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ना कुछ चीज आ जाती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्वियसली, और इसका क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। अलग अलग केसेस है, बहुत सारे केसेस हैं जो मेजर आते हैं, मैंने यहाँ पे चारों कंसिडर करें। नेचर ऑफ द गुड, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड और पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। हम हर एक केस में क्या सीखेंगे मैं आपको बता दूं। इसको करने के मैं मेन क्लास में भी बड़ा शॉर्टकट सा प्यारा सा तरीका बताता हूं, वो आपको ही बताऊंगा, समझिएगा। हम क्या करेंगे हर केस में, ये करके पहले प्राइस चेंज करेंगे, प्राइस क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और फिर सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि डिमांड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर डिमांड चेंज होगी तो उसको इलास्टिक बोल दिया जाएगा, और अगर डिमांड चेंज नहीं होती तो उसको इनइलास्टिक बोल दिया जाएगा, या कम चेंज हो रही होगी तो उसको इनइलास्टिक बोल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू और कुछ नहीं निकालनी। कैसे, आइए देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बताता हूं। सबसे पहले नेचर ऑफ द गुड, देखो गुड मेनली देखा जाए तो दो तरह के हो गए, एक तो हमारे नॉर्मल या नेसेसरी गुड्स हो गए, और दूसरे हो गए लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, अब मुझे ये बताओ, नॉर्मल गुड्स है जैसे जरूरी फूड है, ड्रिंकिंग वाटर है, आपके मेन क्लोथ्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं। फूड की बात करते हैं, फूड का प्राइस चेंज होता है, हाँ जी सर होता है। मुझे ये बताओ, फूड अगर महंगा हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होगी? सर फूड अगर महंगा हो गया डिमांड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी? नहीं, बहुत थोड़ा चेंज उसके अंदर होगा, बहुत थोड़ा चेंज उसके अंदर होगा। टमाटर का एग्जांपल हमने लिया था, एक आदमी फूड महंगा होगा तो उसका मतलब थोड़ी खाना छोड़ देगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्वालिटी का क्वांटिटी का इतना कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन प्राइस बढ़ने पर बिल्कुल ऐसे खत्म हो गई चीज, ऐसा नहीं होता। तो डिमांड में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, इसे इनइलास्टिक बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक बोलेंगे, इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन लग्जरी गुड्स में कार है, मोबाइल फोन है, अगर कार महंगी हो जाती है, मोबाइल महंगे हो जाते तो लोग उसको नहीं खरीदते कि ठीक है इसके बिना काम चल जाएगा या कोई दूसरा ऑप्शन सोच लेंगे, तो इनकी डिमांड में काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इस तरह से जज करना है। कंफर्ट गुड्स इनके बीच के होते हैं, मतलब ना ज्यादा इलास्टिक ना ज्यादा इलास्टिक, मतलब यूनिटरी इलास्टिक रहेंगे। जो कंफर्ट गुड्स हैं वो लगभग एक के बराबर उनकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, नेचर ऑफ द कम्युनिटी। हैबिट में आते हैं, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट के दो केस हो सकते हैं सर, या तो कंज्यूमर क्या है, हैबिचुअल है, या फिर कंज्यूमर क्या है, नॉट हैबिचुअल है। भाई कहने का मतलब है उसे उस कमोडिटी की आदत है या आदत नहीं है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ठीक है, मतलब उसकी हैबिट है, ड्रिंक करना किसी की हैबिट है। मैंने गोलगप्पे वाला एग्जांपल भी कंसिडर करवाया हुआ है, ठीक है, गोलगप्पे खाने का शौक है, किसी को सिगरेट पी रहे, अब सिगरेट महंगी हो गई तो जो बहुत ज्यादा पीते हैं तो क्या उसको पीना छोड़ देते हैं वो? सर ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो हैबिट के केस में डिमांड हो जाती है इनइलास्टिक। क्या हो जाती है? इनइलास्टिक। लेकिन जो हैबिचुअल नहीं है, ठीक है चीज महंगी हो गई, वो कहते हैं छोड़ भाई क्या करना, उसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होती है। क्लियर? ऐसे ही जब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करता हूं,
अब सब्स्टिट्यूट गुड्स या तो मार्केट में अवेलेबल होंगे, किसी कमोडिटी का मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करो, कोल्ड ड्रिंक में वैरायटीज हैं, जूस है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हो सकता है कि उसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। जैसे सॉल्ट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो सोचो, ये पेन है, इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, ये महंगा हो गया, मैं कहूंगा छोड़ यार इसको, दूसरा खरीदो, है दूसरा खरीदो, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो डिमांड चेंज हुई ना, ये इलास्टिक डिमांड, ये इलास्टिक डिमांड। लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अरे भैया यही खरीदना पड़ेगा, महंगा हो सस्ता हो जो भी हो यही खरीदना पड़ेगा, तो डिमांड चेंज नहीं होगी, इट इज इनइलास्टिक। ऐसे ही पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, पोस्टपोन का मतलब बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, तो पोस्टपोन पॉसिबल है या फिर हो सकता है पोस्टपोन पॉसिबल ना हो। घर में मेहमान आ गए, है ना, मेहमान कह रहे हैं जी कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, है ना, उनके लिए फटाफट से छोटू को भेजा, जा भाई फटाफट से कोल्ड ड्रिंक लेके आ इनके लिए, और ये कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे और कुछ नहीं पी रहे हैं। अब दुकान पे पहुंचे, पता चला कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई, 100 रुपए की 120 रुपए हो गई, तो क्या बोलेंगे घर आके मेहमानों को, जी कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई है, आज रहने दो, अगली बार पिला देंगे, ऐसा बोलोगे? अरे पूरे 20 रुपए के पीछे बदनामी है। तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा भैया, पॉसिबल नहीं, मेहमान बैठा घर पे यार, उसको पिलाना है, अब 100 हो, 120 हो, 150 हो, लेना पड़ेगा, है ना, तो सीधी सी बात, इसमें पॉसिबल नहीं था, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। लेकिन अगर पॉसिबल है, अरे छोड़ यार बाद में पी लेंगे, क्या दिक्कत है, दैट इज इलास्टिक। इस तरीके से हम फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग को जज कर सकते हैं, और इसका जो मैं क्लास में मेन तरीका बताता हूं, एक्सेप्ट द नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स के अलावा बाकी जितने भी केस हो, इन तीनों के अलावा भी कुछ भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, जहां जहां पर आपको अच्छा फील होगा, जहां जहां पर आपको अच्छा फील होगा, वहां पे इलास्टिक डिमांड रहती है, वहां पे क्या डिमांड होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, और जहां बुरा बुरा सा फील होगा वहां पे इनइलास्टिक डिमांड होती है। अब एग्जाम में अच्छा बुरा मत लिख देना, कैसे सर, देखो हैबिट की बात करो, किसी चीज की हैबिट लगना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर हैबिट लगना अच्छी बात नहीं है, तो हैबिट है तो इनइलास्टिक डिमांड है ना, सीधी सी बात। मार्केट में कमोडिटी का कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड का अवेलेबल होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर अवेलेबल होना अच्छी बात है हमारे लिए, तो अवेलेबल है तो इलास्टिक डिमांड है। किसी चीज को पोस्टपोन कर पा रहे हो, जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, अरे बाप रे बाप, खुशी की लहर, तो पोस्टपोन में इलास्टिक है तो इस तरीके से बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं, हम प्रोपोर्शन वगैरह को लेकर आप रीड करिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, और इसके भी आप पे अच्छे बुरे के हिसाब से आप इलास्टिसिटी जज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके अलावा सर और भी कुछ है क्या हमारे सामने? तो अदर इलास्टिसिटी भी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ये एक और चीज है, पहले इन दोनों को समझते हैं। इनकम इलास्टिसिटी इज वेरी इजी, अब प्राइस समझ लिया ना तो बाकी में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई बाय क्यू, दैट्स इट, ये फॉर्मूला है भाई। प्राइस की जगह आपको इनकम को रिप्लेस करना है, तो इनकम की वजह से जो असर पड़ेगा, ठीक है, इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनटू पी आर डिवाइडेड बाय क्यू। प्राइस की जगह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लिख देना है, क्वेश्चन में जो भी कुछ होगा सॉल्व कर देना। माइनस प्लस का पंगा क्या है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें अगर नॉर्मल गुड्स हो, लग्जरी गुड्स हो और कंफर्ट गुड्स हो, इन सब की डिमांड पॉजिटिव रहती है। लग्जरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन सब की डिमांड पॉजिटिव रहती है, मतलब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रहती है। इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एग्जाम में पूछ ले आपसे कि भैया इन्फीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी क्या रहती है? सर वो नेगेटिव रहती है, वो नेगेटिव रहती है, क्योंकि इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी और इनकम कम होने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। क्रॉस इलास्टिसिटी में यू ऑलरेडी नो दैट, ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये दो एग्जांपल होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सर पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव ही आएगी,
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये नेगेटिव ही आएगी। इस तरीके से अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कर लिया तो मैं बाकी में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, किसी सिचुएशन में नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की जरा बात कर लेते हैं। ये भला क्या है, छोटा सा पॉइंट आपका दे रखा है। देखो मैं कह रहा हूं अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी समझ ली, इनकम इलास्टिसिटी समझ ली, क्रॉस समझ ली, एडवर्टीजमेंट छोड़ो, कुछ भी आपसे पूछ ले, कुछ किसी भी प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछ ले, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो, है ना। आपने फॉर्मूला क्या लगाया, सबसे पहले आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर प्राइस की वजह से क्वांटिटी पे जो असर पड़ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। आपने यहां पे इनकम लिख दिया, वाई लिख दिया, सर इनकम की वजह से क्वांटिटी पे जो असर पड़ रहा है दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने यहां पे पी आर लिख दिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी पर क्या असर पड़ रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फैक्टर्स में चेंज कर रहे हो, डिमांड अपनी जगह वही है, आपको रिलेशन पढ़ना है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहां पर अगर वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि आप जो फर्म है वो एडवर्टीजमेंट पे कुछ पैसा खर्च कर रहा है, एडवर्टीजमेंट पे कुछ पैसा खर्च कर रहा है, उस खर्चे की वजह से डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हमें ये निकालना है। तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी पूछ ले अब आपसे, प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, एम्प्लॉइज कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऊपर डिमांड और नीचे जो भी आपका चेंज होगा एक्सपेंडिचर का, रिलेशन का, वो आ जाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेनी है, बराबर है। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माय फ्रेंड्स। आई होप ये कंटेंट आपको कवर हुआ। एक बार फटाफट से रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस जो इसके हैं न्यूमेरिकल वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको पहुंचकर उसका आंसर मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास में हम जो सप्लाई वाला कंटेंट है अपना वो शुरू करेंगे। प्लीज टेक केयर।